वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और अब कल की अहम और बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिपोर्ट मांग ली है। उधर सेनेट में भी इस हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराते हुए हुकूमत से बच्चों और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज के घर की 10 साला मुलाजमा तैयबा की तशद्दुद ज़दा तस्वीर मीडिया पर आईं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक घर की मालकन और जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद की इंतहा कर दी, हाथ जलते चूल्हे पर रखे, आंख फोड़ दी। फिर अचानक खबर आई कि कमसिन बच्ची तैयबा के वालिद ने अपना केस वापस लेने के लिए सुलहनामा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेते हुए फरीक़ैन के सुलहनामे की तफसीलात 24 घंटे में तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब सेनेटर सहर कामरान ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराते हुए कहा कि जज के अहले खाना ने जालिमाना रवैया इख्तियार किया। हुकूमत ने इस हवाले से क्या इक़दामात उठाए, ऐवान को आगाह किया जाए। चले जनाब, कल की बड़ी और अहम खबर तो आपने जानी। आई एम श्योर कि इस हवाले से कॉलम में भी कुछ जरूर लिखा होगा और अखबारात के एडिटोरियल्स में कॉलम में क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। आज क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल्स? जी बिल्कुल, अनम ने सही कहा। ये जो कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद हुआ है इसके हवाले से एडिटोरियल आए हैं। जंग ने भी लिखा है कि घरेलू मुलाजमीन समाजी रवैया बदलें। ये एक 10 साला तैयबा थी जिसका ये केस है कि उसे, क्योंकि आइन हमारा ये कहता है इदारिये के हवाले से कि 5 से 14 साल 16 साल के बच्चों पर की लाजमी तालीम और मुफ्त तालीम, ये रियासत का ये हक है कि वो मुफ्त तालीम दिलाए, उनकी तालीम लाजमी कराए और इंश्योर कराए कि ख़वातीन और बच्चों से ऐसी मुशक्क़त ना ली जाए जो उनके जिन्स और उनकी उम्र से जो है मुनासिबत ना रखती हो। लेकिन हमारे यहाँ आइन में के बरखिलाफ़ ऐसा होता है 14 साल की उम्र से के बच्चों से आप मुशक्क़त नहीं ले सकते, लेकिन आइन में तो होता है ये बात, लेकिन अमली तौर पर इसका इस पर अमल नहीं होता। और यही हमने इस हवाले से देखा तैयबा का केस, जिसको उसके माँ बाप ने कर्ज़ के अदायगी के लिए रहन रखवा दिया एक जगह पर, और वो एक सिटिंग जज का घर था जहाँ उस बच्ची का जो काम एज मुलाजमा काम कर रही थी और उनकी बेगम, जज साहब की बेगम ने तशद्दुद किया उस पर, वो किसी बात पर नाराज़ हुई और उसके बच्ची के हाथ जला दिए। ना सिर्फ हाथ जला दिए बल्कि स्पून था, वो गर्म स्पून उसके चेहरे पर मारा और उससे उसका चेहरा भी इंतहाई ज़ख्मी हो गया। हम उसको दिखा भी नहीं सके, इस तरह इतने ज़ख्मी थी वो। उस पर जो है अदालत ने नोटिस लिया और तफ्तीश हुई, अदालत में केस चला। केस के दौरान ही बच्ची के कुछ दावेदार वालिदैन पैदा हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने जज साहब को माफ़ कर दिया, उनकी बेगम को, और कहा कि फ़ी सबीलिल्लाह हम इन्हें माफ़ करते हैं और केस वापस ले लिया जाए, जिस पर उनकी ज़मानत भी हो गई और केस तकरीबन खारिज होने के करीब है। लेकिन ये एक बहुत जिसके यानी कि ऐसा स्टेप था जिस पर पूरा यानी कि आपने देखा सोशल मीडिया पे भी ये खबरें आई, अखबारों में भी ये आई, बहुत ज़्यादा आई। इस पर अड्डारिया ने कहा है कि ये एक बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है, ये नहीं होना चाहिए था। और अब क्योंकि अब ये देखा आपने चीफ जस्टिस ने भी इसका नोटिस ले लिया है। हाँ। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की जो रिपोर्ट है 24 घंटे में रिपोर्ट भी तलब की है, चीफ जस्टिस ने नोटिस भी ले लिया है। इस तरह के वाकयात जब भी कोई भी, हम समेत कोई भी जर्नलिस्ट जब इस फील्ड में आता है तो हमसे यही कहा जाता है जी पहली रिपोर्टिंग आप चाइल्ड लेबर पे करके आएँ। चाइल्ड लेबर इतना अहम इशू है इस मुल्क का और इतना ज़्यादा एड्रेस किया जाता है इस इशू को, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेस चाइल्ड लेबर के ही सामने आते हैं। इसमें कसूरवार उन वालिदैन का होता है जो अपने बच्चों को इस तरह से तशद्दुद के लिए किसी के पास छोड़ देते हैं या चंद पैसों के लिए उनको बेच देते हैं या रखवा देते हैं काम के लिए। आपको नहीं लगता कि वालिदैन के लिए या इस तरह की NGOs के लिए जो बीच में होती हैं और इस तरह का किरदार अदा करती हैं, कोई प्रॉपर लॉ होना चाहिए या कोई प्रॉपर अवेयरनेस होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें इनको बताया जाए कि हमारे मुल्क में तो 5 से 6 साल के बच्चों की जो है एजुकेशन तक फ्री है? देखिए सबब मैंने यही कहा ना कि हमारा आइन ये कहता है 14 साल के बच्चों को अगर आपने मुशक्कत ली तो उसमें सजाएं तजवीज़ की गई हैं आइन में। अगर आप लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, हुकूमत अगर अपनी रेट इम्प्लीमेंट करेगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी माशरे से। क्योंकि वालिदैन वाकई में गुरबत ऐसी है, हमारे यहाँ ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जो है वो गिरवी रखवा देते हैं। जो ये तो एक केस है ना, ऐसे हजारों केस ऐसे हैं जो बच्चे अब जिंदगी भर जो है गुलाम बन के एक घरों में गुजारते हैं। भटिया में एक नौमौलूद बच्चे को कोई सड़क पे छोड़ के चला गया, उसको जो है बुरी तरीके से जानवर खा रहे थे, फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मतलब इतनी ज्यादा बेरहमी का शिकार है हमारे माशरे, हमारे से मसाइल है, माशरी मसाइल की हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बच्ची इसका केस है ये कोई एक केस नहीं है, ऐसा कई हजारों इस तरह की केसेस पड़ रही हैं। तो एक सामने आ गई है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें देखें बैनुल अक़वामी सतह
तौर पर अगर आप देखें मगरिब में ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब वहाँ जो है चाइल्ड लेबर नहीं है, ख़त्म हो गई। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसलिए है कि इसका इदराक जो है गवर्नमेंट का काम है। आइन ने तो कह दिया कि ये ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन कौन करेगा ये, इसको कौन करेगा, इसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये करना। हाँ। अब अगर ये नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस ने, इस हवाले से तलब 24 घंटे पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और क्योंकि एक और फैक्टर ये था कि देखें ना, जो वालिदैन पैदा हुए इस केस में देख लीजिए कि वो इदारे ने एक सवाल उठाया है कि अभी तो वालिदैन के भी जो है मुतनाज़ा है कि उसके वालिदैन है भी कि नहीं, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि चंद रुपए देकर किसी शख्स को जो है उससे ये राजीनामा लिखवा लिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर एक आप जज और मैं जज की बात नहीं करता हूँ, आप एक तशद्दुद और एक दो पर्सन है, दो मुतनाज़ा यानी कि दो फरीक हैं, उनके बारे में तो चलें आप केस रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेट की, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि चाइल्ड लेबर, बच्चे को जो आपने मुलाजमत दी और कौन दे रहा है, एक जज के घर में ये कानून की वो हो रही है, वायलेशन हो रही है, इसको जो इसके लिए अब चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। और इदारे ने यही लिखा था कि न सिर्फ अदलिया बल्कि सियासतदान भी और जो समाजी तंजीमें ये भी इस चीज़ का नोटिस लें ताकि ये नासूर जो है हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए। ठीक, नफीस नईम साहब, ये तो खैर अब जो केस है इसकी तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि वालिदैन उसके असली हैं या नकली। अगर वालिदैन असली हैं तो किस दबाव में आके उन लोगों ने ये फैसला लिया है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि फी सबीलिल्लाह हमने जो है माफ़ कर दिया है। तो अब ये तो खैर तहकीकात के बाद पता चलेंगे, लेकिन ये तो था एक केस। एक बड़ा अहम और कौमी केस जो अभी तक चल रहा है वो है पनामा लीक्स, जिसके हवाले से अब फैसला किया गया है कि डेली बेसिस पर ये समाअत होंगी और कल भी एक समाअत हुई, जिसके बाद आज फिर एक समाअत होने जा रही है। जी हाँ, पनामा लीक्स पे ये एक है अदालती फैसले का इंतजार कीजिए, ये भी एक एडिटोरियल आया है। आप हमने देखा कि समाअत से एक रोज़ कबल ही दोनों जमातों ने, जो दोनों फरीक हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताबड़तोड़ कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और इमरान खान साहब ने, पीटीआई ने कुछ प्रूफ लेके आए मज़ीद, जो कि उन्होंने कहा कि हम ये जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हमने निकाले हैं हज़ारों की तादाद में, और वो मेफेयर फ्लैट्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्स लाए हैं। और उन्होंने इमरान खान की स्टेटमेंट भी आई कि 2 हफ्ते के अंदर हमारे इतने एविडेंस हमने अब दे देंगे हम कि 2 हफ्ते में अदलिया फैसला कर सकती है। इस किस्म की इसके बाद काउंटर स्टेटमेंट नून लीग की आई। इदारिया ये कहता है कि ये जो आप जो हरकतें कर रहे हैं, ये सुबह जो है अदालत लगती है, वकील अपने बयान देते हैं, शाम में मीडिया सज जाता है, मीडिया पर अदालतें लगती हैं, तब मुबस्सरीन आ जाते हैं, तबसरा करते हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन आके खूब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, फिर सोशल मीडिया, वही अखबारों में हेडलाइन बनती हैं, सोशल मीडिया में कार्टून आते हैं, उससे तबसरे होते हैं। ये क्या हो रहा है? जबकि केस सब जगह है तो उसके ऊपर तो कमेंट करना बिल्कुल बेकार है। पहले ये था, ये बिल्कुल सही बात किया कि पहले तो ये था, पहले जब आप किसी पॉलिटिशियन से सवाल करते थे कि सर आप इस पे बात करेंगे, नहीं देखिए कोर्ट में है केस, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। अब तो खुल्लम खुल्ला ना सिर्फ आप बात कर रहे हैं बल्कि जजमेंट भी दे रहे हैं। अब लड़ाइयां हो रही है कि जी मीडिया टॉक आपने पहले क्यों कर ली, वो तो मैंने करनी थी। और ये कल हमने देखा फवाद चौधरी और नईमुल हक के दरमियान भी ये लड़ाई हुई है और उनका कहना था कि जी नईमुल हक का कि फवाद चौधरी पहले से ही वहाँ डाइस पर मौजूद थे और उन्होंने मीडिया टॉक बगैर पूछे शुरू कर दी, जबकि मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आऊं और फिर हम लोग ये मीडिया टॉक शुरू करेंगे। तो बस ये चले देखते हैं। अब एडिटोरियल ने भी लिख दिया कि अदालती फैसले का इंतजार है, तो सबको ही, हम सबको अदालती फैसले ये एक बड़ा अच्छा है जो तारिक असद साहब ने जो दरखास्त गुजार है, उन्होंने कहा अदालत में पहली जो हुई के जस्टिस साहब के सामने कि सर ये तो अदलिया, न सिर्फ अदलिया बल्कि जजों पर जो ना वो जहर अफशानी हो रही है, उनके खिलाफ उनकी किरदार कशी हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस जज साहब ने कहा कि आप जो है नईम हलक से भी उन्होंने पूछा कि अगर आपको हम पर एतबार नहीं है तो भाई इल्जाम तराशी मत करें, ठीक है ना। और फिर ये उन्होंने फिर आता है अदालत में पाबंदी लगा दी, फिर डेली बेसिस पे किया है। तो अदालत ने यही लिखा है कि आप इनको फैसला करने दें, क्योंकि जजेस आपकी इन सियासी बयानात पर कभी भी उन पर असरअंदाज नहीं हो सकती। ये बात वो जो कानून, जो स्टैंडर्ड है लॉ का, वो उसी की पासदारी करते हैं, उनके लिए वही मुकद्दम है, उसी के हिसाब से फैसला देंगे। आपकी ये लफाजी उन पर कोई असर नहीं करेगी। लेट देम डू दे। अगला इदारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे माशरे का। अभी एक वाक़या आपने देखा, एक गुजरांवाला से कुछ नौजवान जो है वो उनको एक सुनहरे ख्वाब लेके वो तुर्की गए थे, यूरोप, और वहाँ पर इंसानी स्मगलर्स और जो उनको ले जाने वाले थे और वो एबडक्टर्स जो वहाँ के थे, तुर्की के कुछ लोग थे, अगवाकार, वो मिल गए और उन लोगों को उन्होंने यरगबाल बना लिया। एक बड़ा अलमिया जनरेट हो, क्योंकि उन्होंने उन पर इतना बहीमाना तशद्दुद किया कि हमने तो हम उसको ऑनएयर नहीं कर सकते थे, इतना कि गोरी वो फुटेजेस थी। उसके बाद लवाहिकीन को उन्होंने वीडियोज़ भेजी कि इसके लिए 20-20 लाख रुपये दें, हम इसको इनके छोड़ने के लिए।
बहरहाल अब खबरें आ गई कि वो उनको रिलीज़ कर दिया गया है और ये हो गया, दफ्तर हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरवीन किया, हो गया काम। लेकिन इदारिया ये कहता है कि भाई आप अपने पूरे जमा पूंजी लुटाकर दर्दनाक मौत क्यों मोल लेते हो, कि ये कोई एक पहला वाकया नहीं है। हम देख रहे हैं कंटेनर्स में दम घुट जाता है, कश्तियां लग जाती हैं, पूरी फैमिलीज डूब जाती हैं। आप सुना यहाँ इस मुल्क में बहुत कुछ है, यहाँ पर भी आप कुछ कर सकते हैं। अपनी जमा पूंजी लुटाकर आप पराये देश जाते हैं और फिर वहाँ बात ऐसे, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जब आप जाते हैं तो पाबंद सलासल भी होते हैं और पूरी जिंदगी जो है आप सलाखों के पीछे गुजारते हैं। अच्छा, इनके लवाहिकीन के लिए तो हुकूमत कुछ ना कुछ कर लेगी, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ये मैं बताऊं आपको, यही एक सवाल इदारे ने एक बहुत अच्छा ये किया है कि न सिर्फ ये पॉइंट किया बल्कि एजेंसी से भी सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं। इसलिए कि इस वाक़े के बाद गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर में रेड किया FIA ने और 6 अफराद को गिरफ्तार किया। उनमें एक मरकजी मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वो 13 साल से ये गैंग चला रहा है, ये ग्रोह चला रहा है और वो 1.5 से 2 लाख रुपए फीकस लेते हैं भेजने के लिए। तो भाई FIA क्या कर रहा है? 13 साल से अगर ये ग्रोथ चल रहा है तो FIA क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे कर रही है कि स्मगलर्स जो है लोगों को ले जाते हैं, यूरोप तक ले जाते हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसके लिए तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा नफीस नईम साहब, और कोई इदारियां हैं? जी हाँ, और भी बहुत से हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर है और खारजा पॉलिसी पे क्या इदारियां हैं? और ये हमने डिस्कस किया था सिंताज माहिदा भारतीय रहमो करम पर क्यों है। सिंताज माहिदा भी अगर आप कहें डिस्कस करें तो ये भी एक पाकिस्तान, भारत ने तमाम तरह डैम्स पर अपने काम शुरू कर रखा है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये ख़त्म हो जाए मामला और हमारा मौक़िफ़ सुना जाए, जिसके हवाले से पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत ने गंगा जो डैम बनाया हुआ वो भी, और कल भी इसी मुतालिक हम बात कर रहे थे और यही बात हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि तमाम मुज़ाकरात से ही हल होने वाले ये तमाम टॉपिक्स हैं। तो बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और एडिटोरियल्स के ऊपर बात कर रहे थे और इतनी ज़बरदस्त जो है वो तज्ज़िया देते हैं और उससे मेरे ख्याल में जो है काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आती होगी। बिल्कुल, और आज बहुत से अहम जो डेवलपमेंट्स है वो भी हैं और कुछ अहम समातें हैं जो होने जा रही हैं। इन सब पर तो बातचीत करते रहेंगे और आज पूरा दिन आज न्यूज़ पर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्वांतानामो बे जेल से मजीद कैदियों की मुंतकली न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉश अर्नेस्ट का कहना है कि अमरीकी सदर जेल से कैदियों की मुंतकली का इरादा रखते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पैगाम में ग्वांतानामो बे जेल से मजीद कैदियों की मुंतकली के खिलाफ कहा था कि ग्वांतानामो बे जेल। आफरीदी ने वीडियो पैगाम में 2016 को अमन और सलामती के हवाले से बेहतरीन साल करार दिया। उनका कहना है वजीर आजम और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। CPEC से बड़ी उम्मीदें हैं, मुल्क की तरक्की के लिए गरीब आवाम को ऊपर लाना होगा। अच्छा, काफी लोग ये कह रहे हैं कि शायद शाहिद आफरीदी ने सियासत में आने का जो है कुछ इरादा कर लिया, इसलिए ऐसे बयान आते हैं। और अब देख रहे हैं इसी हवाले से वीडियो लिंक्स भी सामने आ रहे हैं और बड़ी बातें हो रही हैं। नहीं, वीडियो लिंक्स तो इनके वैसे भी सामने आते रहते थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख की जो इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 5 जनवरी को पाकिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा जुल्फिकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश होता है। जनवरी 1928 को लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा हुए। 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी में जयाले उन्हें कायदे अवाम का खिताब देते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान फांसी दे दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 51 साल थी। और जनाब, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे वर्किंग वुमेन से जो एक नन्ही सी बेबी की मदर भी है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज
नए जमाने में नई टेक्नोलॉजी ने लोगों के लिए नए तकाजे भी पैदा किए हैं। किसी दौर में बच्चों की तरबियत के लिए माँ की गोद काफी हुआ करती थी, लेकिन अब ये तरबियत माँ की गोद के साथ कुछ टेक्निकल सपोर्ट भी मांगती है। और आज के दौर में ये टेक्निकल सपोर्ट डे केयर सेंटर और मॉन्टेसरीज फराहम कर रही हैं। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने एक ऐसी ही माँ से बात की जो वर्किंग वुमेन है। उन्होंने अपनी बेबी को लुक आफ्टर करने के लिए डे केयर सेंटर में एडमिट किया। आइए देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अर्लियर जब मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों बेटे, तो मेरे पेरेंट्स लकीली मेरे करीब थे, तो आई यूज़ टू लीव माई किड्स विद द पेरेंट्स। बट अब जब मेरी तीसरी बेबी हुई, मेरी बेटी हुई, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था बिकॉज दे वर नॉट अराउंड। पेरेंट्स चले गए थे पाकिस्तान से, तो उसको छोड़ने का और जॉब को कंटिन्यू करने का इट वाज अ बिग इशू। और मेरे लिए बड़ा एक मुश्किल डिसीजन था कि मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ूँ। बट यहाँ का बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट था। जो हेड हैं वो बहुत कोऑपरेटिव थी और ख़ुद से मुझे फ़ोन करके वो बताती भी थी उसकी तबीयत का, उसकी मूड का, कि आज वो ठीक है, डिस्टर्ब नहीं है। तो मुझे वो काफ़ी रिलैक्सिंग होता था। जॉब पे मैं तवज्जो दे पाती थी अपने काम पे सही। जो चेंज मेरे बड़े बच्चों में और ईमान में था वो ये था कि ईमान बहुत कम एज में बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है। शी लर्न क्विकली और वो शेयरिंग की आदत उसके अंदर हो गई है और वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है यहाँ छोड़ने की वजह से। पहले वो अकेली मेरे साथ घर में होती थी, तो वो काफ़ी फ़र्क आया है उसमें। यहाँ पर वो मिंगल अप होती है बच्चों के साथ ऑफ कोर्स, और ख़ुद से खाने की आदत उसके अंदर डेवलप हो रही है। चीज़ उठा के खुद खाने की कोशिश करती है और हाथ धोती है। जैसे अगर मैं उसको हाथ धुलाती हूँ तो खुद से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्ट्स हैं उसके, जिससे मुझे ये मतलब पॉजिटिव थिंग है जो वो लर्न कर रही है जल्दी। मैंने ये देखा है कि घर में अब जब इसके बड़े भाई पढ़ रहे होते हैं तो शी यूज्ड टू पिक अप द पेंसिल्स एंड स्टार्ट डूइंग कलरिंग। ऑफ कोर्स वो कर नहीं पाती है बट वो कोशिश कर रही होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे हर एज के बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे बड़े, तो उनके साथ वो जल्दी लर्न कर रही है। तो मतलब ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है एज अ वर्किंग मदर। ऑफ कोर्स घर में हमें जाके और भी हाउस होल्ड चोर्स को देखना है, तो इसके साथ ये बच्चा लर्न कर रहा है तो बहुत अच्छा है। स्कूल में जाएगी तो ऑफ कोर्स जो स्कूल में प्ले ग्रुप के अंदर बच्चों को शेयरिंग, केयरिंग ये सब सिखाया जा रहा होता है, तो ऑलरेडी मेरी बेटी मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें सीख कर उस प्ले ग्रुप में जा रही होगी, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर पता है 15 मंथ्स की और प्ले ग्रुप में तकरीबन 2-2.25 साल में जाते हैं। तो जब तक ये स्कूल गोइंग नहीं होती तो ऑफ कोर्स आई विल कंटिन्यू विद दिस डे केयर। 15 महीने की उम्र में उन्होंने जो है वो कॉपी कैट करना थोड़ा सा सीखना शुरू कर दिया है। वो क्लैपिंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है और हाइड एंड सीक खेलने की वो कुछ कोशिश करती है, उनके साथ खेला जाता है, तो शी एंजॉयड वेरी मच। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्ट्स हैं। या पानी पीने के लिए वो ले जाके बताती है कि ग्लास और मुझे डिस्पेंसर से पानी दें। इस तरह से वो बोलना तो उसको नहीं आता अभी, लेकिन वो एक्शन अपने देने लगी है। वी शुड प्रमोट दिस डे केयर सिस्टम बिकॉज ये हमारे यहाँ एक कॉमन एक बिलीव है कि पीपल, स्पेशली हमारे जो फैमिली के बड़े लोग होते हैं, वो थोड़ा सा घबराते हैं इस चीज़ से कि बच्चों को आप लोग डे केयर में छोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। ये हम एज अ हेल्पिंग एजेंट्स हमारे लिए काम कर रहे हैं डे केयर्स। गवर्नमेंट को भी इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह के अच्छे इंस्टीट्यूट्स और अच्छे डे केयर्स और डेवलप करने चाहिए ऑन अ लार्जर स्केल। चलिए जनाब, डे केयर कल्चर के बारे में बात हो रही है और अब ये डे केयर कल्चर जो है वो इस हद तक ग्रो कर चुका है कि तमाम तर वर्किंग वुमेन जो है वो अब दादी नानी के हाथ में बच्चों को छोड़ने से ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि हम डे केयर में या फिर मॉन्टेसरीज में अपने बच्चों को छोड़ें। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है शहजाद कमर साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ बच्चों की जो माइंड है उनकी ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं। तो इस सब पर हम बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और आज डे केयर के मुतालिक बात हो रही थी। अभी आपने पैकेज भी देखा कि किस तरीके से वो बता रही थी कि उनकी बेबी की जो क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अब राइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो लोग आते हैं? देखिए, डे केयर का जो कल्चर है ये और बढ़ेगा और उसकी वजह यही होगी कि जितनी ज़्यादा वर्किंग विमेन इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है, जितना ज़्यादा प्रोफेशनल ख़वातीन में इजाफा हो रहा है, उनको जॉब करनी पड़ रही है,
तो लाजमी सी बात है कि उसके लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि अपने बच्चों के लिए अपनी माँ के अलावा भी कहीं पर कोई अरेंजमेंट्स किए जाएँ। लिहाजा ये तो बढ़ता चला जा रहा है और ये बिल्कुल ऐसे ही मशरूम ग्रोथ हो रही है कि अब हर गली में, हर दूसरी गली में आपको नज़र आता है कि बोर्ड लगा होता है डे केयर सेंटर का। और बड़ा आसान काम लगता है ये डे केयर सेंटर खोलना, इसलिए कि इसके कोई बाकायदा स्टैंडर्ड्स अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ सके। तो जिसको भी लगता है कि जी अपने बच्चे स्कूल भेज दिए हैं तो घर खाली है सुबह में, तो क्यों ना हम किसी और के बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं और उसके अगेंस्ट हमें कुछ आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये डे केयर सेंटर का ठीक तस्वुर नहीं है और इसके मुताबिक ठीक अंदाज में डे केयर सेंटर्स होने भी चाहिए, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी लेनी चाहिए इसके लिए। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई एसओपीज नहीं है कि किस तरह से ये जो है काम करने चाहिए डे केयर सेंटर्स वगैरह, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि अभी तक तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं सामने आया। दूसरा ये बताइएगा कि डे केयर कल्चर अब बहुत कॉमन हो चुका है, एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए कितना बेनिफिशियल है ये? देखिए, गवर्नमेंट के पास तो हर चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं। हमारे पास चीज़ तो कागज़ में मसलन ये, मेरे पास एक पूरा डॉक्यूमेंट है, तकरीबन 50 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं डे केयर के कि वहाँ पे शीशा कैसा होना चाहिए, कमरा कैसा होना चाहिए, बच्चे के लिए जगह कितनी होनी चाहिए, सब कुछ मौजूद होता है। बात ये है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो कागज़ों में मौजूद है, आप इंटरनेट पे आके सर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास ये मौजूद भी है। जहाँ तक बात है आपने कही कि बच्चे की डेवलपमेंट के जो मसाइल हैं, बच्चा डे केयर में जा रहा हो या घर के ऊपर हो, माँ कुर्बानी दे दे और वो कहने जी मुझे अभी जॉब नहीं करनी जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए, इन दोनों सूरतों के अंदर जो असल मसला है वो ये है कि माँ को भी और डे केयर सेंटर को भी, और उसके बाद अगर आप स्कूल में ले जाते हैं, हमारे यहाँ ये अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चे की डेवलपमेंट होती क्या है। हम ये समझते हैं कि बच्चे को अगर हमने खाना खिला दिया, उसको कपड़े पहना दिए और अगर बीमार हो गया तो उसके लिए दवा ले आए, तो ठीक है, इट्स पेरेंटिंग और मैं बहुत अच्छी एक सुपर मदर हूँ। हालांकि हमें समझना चाहिए कि बच्चा जो होता है ये असल में एक चीज़ का नाम नहीं है। खुसूसन देखिए, माँ का मुतबादिल तो वैसे भी कोई नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फ्री में हो या पैसे लेकर हो, माँ का मुतबादिल तो किसी भी सूरत में कहीं नहीं है। खुसूसन जो अर्ली 6 ईयर्स हैं, इसमें इंसान बन रहा होता है। 80% ऑफ पर्सनैलिटी शुरू के इन 6 सालों में बनती है। मैं, आप, हम जितने भी लोग हैं, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वही हैं जो शुरू के 6 साल में बन गए थे। हमारा ब्रेन बन रहा है, हमारी पसंद नापसंद बन रही है, हमें कल मीठा अच्छा लगेगा या खट्टा अच्छा लगेगा शुरू के 6 साल में डिसाइड होगा। अच्छा, हमारे वार्डरोब्स के अंदर कपड़े कौन से होंगे, उनका रंग क्या होगा, शुरू के 6 साल में डिसाइड होगा। तो ये शुरू के अर्ली 6 ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 80% ऑफ ब्रेन, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो पैदाइश के वक्त हर बच्चे के दिमाग में मौजूद है और ये जुगनुओं की तरह जगमग जगमग कर रहे होते हैं और ये बच्चे से कहते हैं लाओ मुझे मालूमात दो। इसीलिए बच्चे को आप देखेंगे वो सोफे के नीचे घुसेगा, बैग खोलेगा, बैग रखते हैं इसके अंदर, तो क्या कर रहे हो बैग में, वो ढूंढ रहा होता है, दराजे खोलेगा, हर चीज़ के पीछे। तो उसके ये न्यूरॉन्स उसके ब्रेन के अंदर हैं, उसे कह रहे होते हैं जाओ मालूमात लाओ। बच्चा हर रोज़ सीख रहा है। तो इशू सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बच्चे को अगर डे केयर सेंटर में भेज दिया या मैंने किसी मदर ने अपनी मदर के पास भी रख दिया और उसको सुला दिया गया बच्चे को, तो बस ठीक है, इट्स इनफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे अपने पैदाइश के 6 साल में हर रोज़, हर सेकंड में उतना सीख रहे होते हैं जितना हम शायद बड़े सालों में सीखते हैं। सो इट्स इक्विवेलेंट उसका 1 सेकंड लर्निंग का। आपकी यही बात कि 6 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब जैसे हमारी नानी हैं या दादी हैं, तो अगर अपनी अम्मी के बाद जो है वो हमें ये होता है कि अगर छोड़ के भी जा रही हैं किसी के पास तो खाला के पास छोड़कर चली गई या नानी के पास छोड़, और शौक से सब नानी और दादी के पास ही रुकते हैं ज़्यादातर, या चाचू वगैरह के पास। तो मुतबादिल अगर ऑल्टरनेटिव है कि जी ठीक है, एक वर्किंग वुमेन है, उनके पास नहीं ऐसी फैसिलिटी मौजूद है, तो क्या आप क्लोज तरीन वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर पाते हैं उन पेरेंट्स के जो बच्चे आते हैं उनको? देखिए, वैसे तो एक बात, सच्ची बात यह है कि आज जिस ज़माने में हम रह रहे हैं, यहाँ पे हर चीज़ साइंस बन चुकी है। तो यहाँ पर ये चाइल्ड केयर जो है और बच्चों की डेवलपमेंट, ये भी एक साइंस है। और हमें इस साइंस को समझना होगा। ये साइंस माँ को भी समझनी होगी, इस साइंस को टीचर्स को भी समझना होगा, जो डे केयर के प्रोवाइडर्स हैं, केयर प्रोवाइडर्स, उनको भी समझना होगा। जब तक हम इस साइंस को नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि चाहे आप खुद अपने बच्चों को देखें, नानी या दादी के पास छोड़ें या किसी डे केयर सेंटर में भेज दें, वक्त गुजारने से बच्चे में कमी रह जाएगी। ये बच्चे की जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो क्या होते हैं, मैंने एक अभी आपके साथ इसकी एक तस्वीर भी, हम इसकी डायग्राम शेयर करेंगे। बेसिकली बच्चा सर से लेकर पाँव तक 8 डोमेन्स में डिवाइड होता है।
हम ये समझते हैं कि अच्छा ठीक है, बच्चा जो है इसकी सिर्फ बॉडी है, बॉडी तो एक चीज़ है ना, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्रेन है। अब हमें इससे ऊपर बच्चे के बालों के बारे में तो पता है कौन सा शैम्पू लेना है बेबी का, हमें ये भी पता है कि बच्चे को क्रीम कौन सी लगानी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस ब्रेन के अंदर जो बच्चे की लर्निंग है वो कैसे होनी है। हमें पता है कि बच्चे के अच्छे हमने लिप्स को भी थोड़ा सा रखना है, उसके दांत भी साफ करने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो उसकी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है वो कैसे होनी है। इसी तरीके से सर से लेकर पाँव तक बच्चे के इन 8 डोमेन्स को, इन शोबाजात को समझना ये बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स अ साइंस बेसिकली। अच्छा, ये बताइए कि कितना फ़र्क होता है उन बच्चों में जो माँ की गोद में पलते हैं और उन बच्चों में जो डे केयर में पलते हैं? क्योंकि मैंने जितने बच्चे देखे हैं जो डे केयर में पढ़े हैं, उनके अंदर सबसे पहली और अहम चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये कि वो बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं हर चीज़ के लिहाज से, अपने कपड़ों, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से। दूसरा ये कि शेयरिंग का एलिमेंट उनमें बहुत ज़्यादा है, जो इनिशियली आप जब पैदा होते हो तो आपके पास कोई भी नहीं होता जिसके साथ आप चीज़ें शेयर करो, अनटिल और अनलेस आपके पास बहन भाई हैं। तो ये और दो हम चीज़ें दोनों तो मुझे ये बात तो बहुत नज़र अच्छी आती तरीके से हैं। जान सकते हैं क्योंकि हम दोनों इकलौते हैं, तो हम लोग तो ये बिल्कुल। सोचते थे कि हमारी कोई बहन ही नहीं है, हम शेयर किससे करें। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा एक अहम रोल रहा है सब में, बच्चों में, उन तमाम बच्चे जो कि एक मॉन्टेसरी में पढ़े। तो आप कैसे देखते हैं सबको? देखिए, बच्चों का सोशलाइज हो जाना ये तो एक आप कह सकते हैं कि एक गेन है उसका, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये गेन भी है, कुछ और गेन भी होंगे। मसलन वहाँ पे डे केयर के अंदर बच्चे को वो ऑन टाइम सब चीज़ों को मे भी कर रहे हों, हो सकता है कि बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ और EPL की जो प्रैक्टिकल लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं कि किस तरह आपने अपने बटन बंद करने हैं, कैसे लेसेस को आपने बंद करना है, किस तरह आपने चेयर को उठाना है, जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी हो रहा होगा और ये होना भी चाहिए। लेकिन बहरहाल कमी तो होगी। मसलन जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो ये 8 डोमेन्स हैं, अगर उसको तस्वीर को दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर उस डायग्राम को, कि 8 डोमेन्स को जब हम समझ लेंगे तो आपके पास बिल्कुल चलिए exactly ठीक है, ये तो पता चल टेक्निकल जाएगा एक बात आपको। हो गई कि 8 डोमेन्स होते हैं और इस तरीके से। तो अभी आप 8 डोमेन्स की बात करें तो हम स्क्रीन पे वो शेयर भी करते हैं जी। ताकि वो देखने में भी आसानी हो जाए और आपको दिखाते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये 8 डोमेन जिस तरह से हाँ। आपके सामने है कि सबसे पहले बच्चे की जो है ना ब्रेन की डेवलपमेंट है। हाँ, अर्ली ठीक 6 है। इयर्स में ये ब्रेन डेवलपमेंट 80% हो जाती है। इसके बाद हमारे पास बच्चे की लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, लिसानी ज़बान की, फिर फिजिकल डेवलपमेंट भी है, ठीक है। उसके साथ ही उसकी स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है, सोशल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी है, लाइफ सेविंग भी है। ठीक। अब बात यह है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जाहिर सी बात आप अच्छी तरह समझ सकती हैं, जो मोहब्बत माँ देती है हाँ। वो कोई नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा माइनस यही सबसे है। बड़ा यही होता है, माइनस यही हाँ। होगा। अच्छा ठीक है, ये तो हमने दिखा लिया कि ये 8 जो है वो डेवलपमेंट है, उसमें जो है वो सोशल भी है, बिहेवियरल भी है और एटमॉस्फेरिक, सारी तो आपने दिए हुए इसके अंदर बिहेवियरल सारी चीज़ें। लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं आपके पास कि उनको एडमिशन कराना है डे केयर में, तो क्या किस तरह आप उनको ट्रस्ट देते हैं कि नहीं एटलीस्ट चलें इमोशंस तो आप निकाल दें, वो तो कोई और नहीं दे सकता ना आपको, लेकिन उसके अलावा आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं, उनको कैसे ये रियलाइज़ कराते हैं कि नहीं उनका जो बेबी है वो बहुत महफूज है जब तक आपके पास है? देखिए, पहले तो छोटी सी बात क्लियर कर लीजिए कि हम बुनियादी तौर पे डे केयर सेंटर नहीं रन करते। अच्छा। हम डे केयर सेंटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है। और हम ये रिसर्च करते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, ठीक। क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। अब ये सपोर्ट हम डे केयर सेंटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मदर्स को भी हम चाहते हैं कि पता चले, स्कूल को पता चले और जनरल सोसाइटी में भी पता चले कि बच्चे की नीड्स अच्छा। क्या है। ठीक। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि स्कूल्स के लिए वर्कशॉप्स का एहतमाम करते हैं, ऐसे टूल्स बनाते हैं। मतलब हमारी रिसर्च टीम ने एक ऐसे MMS बनाए हुए, बच्चे हर वक्त इस वक्त रहना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, तो हमारी रिसर्च टीम ने ऐसे MMS बनाए हुए हैं, ऐसी एप्स बनाई हुई हैं कि अगर वो बच्चा देखे तो वो देखते ही देखते उसकी इंग्लिश की या उर्दू की रीडिंग डेवलप हो जाए। आजकल तो बच्चे हैं भी इस तरह कि वो मोबाइल्स पे ज्यादा, मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो उसके आपने मोबाइल पकड़ा दिया तो वो खुद ही YouTube खोलेगा, डेली मोशन खोलेगा, पोएम्स लगा लेते। अच्छा, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उसकी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स जो है वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर तो बेसिक टीचिंग स्किल्स के लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो ये वाली ट्रेनिंग के लिए लोग कितना ऑप्ट करते हैं, टीचर्स हों चाहे प्रिंसिपल्स हों, कितना इस सब पे रिलाय करके आते हैं या प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं? देखिए, बहुत ही अहम सवाल है ये। मतलब मेरे ख्याल में इस सवाल को सब जगह किया जाना चाहिए, उसका जवाब भी सब जगह से आना चाहिए। वो ये है कि क्या टीचिंग और बच्चों की डेवलपमेंट ये इतना ही सादा, इतना ही आसान सा और इतना ही नॉन टेक्निकल काम है कि कोई भी जो कुछ और ना कर सके तो वो टीचर बन जाए, बिल्कुल। वो डे केयर सेंटर खोल ले? तो ऐसी बात नहीं, ये सबसे मुश्किल काम है। यानी इंसानों की हैंडलिंग, और वो भी बच्चा,
यानी जो इंसानों के अंदर भी उस टाइम में मेरे आपके जो ये मैंने आपसे न्यूरॉन्स कहा ना, ये न्यूरॉन्स आहिस्ता आहिस्ता एट द एज ऑफ 17-18 आते आते वो कम होते चले आते हैं। तो हम तो थोड़े से बच्चे के मुकाबले में कम है, बच्चा बड़ा ज़हीन है, वो हर वक्त चाह रहा है। अब उसको हैंडल करना क्या ये आसान काम है? ये आसान काम नहीं है। इसके लिए लाजमन दुनिया भर में जिस तरीके से केयर गिवर्स को डे केयर सेंटर्स रन करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, इवन टीचर्स बनने के लिए, स्कूल खोलने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जिस तरह गाड़ी चलाने के लिए होता है, लेकिन हमारे ऐसा कोई लाइसेंस नहीं होता। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, हम देहातों में जाते हैं, हम KPK में जाते हैं, सिंध में, पंजाब में। तो अच्छी बात ये लगती है कि जैसे ही हम अपने यहाँ टीचर्स को, मदर्स को इनवाइट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि देखें बच्चा ये होता है, ऐसे हमें करना चाहिए। बिलीव मी, यही टीचर्स और यही मदर्स उस वक्त हमें कहती हैं कि हमें तो आज पता चला कि बच्चा क्या होता है। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब सऊदी अरब से हमारे पास आए, पाकिस्तानी डॉक्टर थे, और वो अपनी फैमिली के साथ हम बैठे हुए तो अपने बच्चों से मुतालिक बात करना चाहते थे कि मेरा बच्चा है 14 ईयर्स का हो गया है, मुझे समझ नहीं आता, ये हमसे बात ही नहीं करता है। 10 आवर्स की हम ड्राइव करते हैं, हमसे बात नहीं करता, तो क्या मसला है इसके साथ? जब हमने बच्चे की पर्सनैलिटी को और बच्चे की शख्सियत के स्पेशली जो उसके पूरे एलिमेंट्स होते हैं जब उनको समझाए, तो जाते मुझसे कह रहे थे कि 14 साल का बच्चा है, 14 साल से साथ था, आज समझ आया है कि बच्चा क्या है। वो कुछ साइकोलॉजिकल थिंग्स भी होती है ना, जिसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि वो हर किसी की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट होती है, और फिर किड में और बड़े इंसान में तो बड़ा फर्क होता है। अच्छा, जाते जाते कोई टिप दे दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन को सीख रहे हैं, जिस तरह से हम कंप्यूटर को सीख रहे हैं, जिस तरह हम ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को, ख़ास तौर पे फीमेल्स को, चाहे वो मदर्स हैं, टीचर्स हैं, लाजमन हमें बच्चों को समझना होगा। हमारा कल का पाकिस्तान, 2040 का पाकिस्तान आज हमारी क्लासरूम्स में बैठा हुआ है, नर्सरी में, घर में सो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कल का पाकिस्तान, 2040 का पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो, तो उसकी वाहिद रास्ता ये है कि हम आज अपने बच्चों को डेवलप कर लें, टोटल डेवलप, हाफ नहीं, पार्शल नहीं, कुछ एक एरिया में नहीं, 8 डोमेन्स में डेवलप कर लें, सर से पाँव तक कर लें। इंशाल्लाह 2040 पाकिस्तान इससे बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छा होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है, एंड थैंक यू सो मच शहजाद कमर साहब, आप हमारे साथ थे और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बातें जो है वो उन्होंने की हैं। वाकई में लोग यहाँ पर आजकल ये नहीं समझ पाते कि एक बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए ये ट्रेनिंग होना कितनी ज़रूरी है, कि आपने एक बच्चे को पालना किस तरह है, बड़ा किस तरह करना है। यहाँ पर तो वैसे आम ट्रेनिंग्स नहीं होती, तो बिल्कुल। हाँ, और वही डे केयर सेंटर, वो यही बात कर रहे थे हमारे साथ बैठे हुए कि डे केयर सेंटर लोग खोल भी लेते हैं, लेकिन कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई रिकग्निशन नहीं होती, हुकूमत की जानिब से कोई SOP नहीं है, ट्रेनिंग के तौर पे टीचर्स मैसर नहीं है। तो फिर डे केयर सेंटर्स में अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर ऐसे जगह पर एडमिशन कराएं जो कम से कम रिकग्नाइज हो, कम से कम एक बैलेंस इदारा हो। लाइसेंस भी आगे बढ़ते हैं, बात हो रही है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की, और इसके लिए मॉन्टेसरीज का अहम किरदार है। ट्रेनिंग के फर्स्ट स्टेप पर डे केयर सेंटर्स का करिकुलम डिजाइन भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। एक डे केयर सेंटर या मॉन्टेसरी स्टैब्लिश करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना होता है और ये काम किस तरह बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जा सकता है, ये जानने के लिए डे केयर सेंटर की ओनर से हमने बात की। आइए देखते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम वहीं पर ही आती है कि चूँकि अब दादियों नानियों वाला सिस्टम, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उस वक्त वहाँ पे एक डे केयर की इस वक्त नीड है। लेकिन ये है कि लोगों में अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन ये कि हम लोग, मैंने जब ये सोचा तो यही चीज़ सोची कि जो वर्किंग मदर हैं तो उनके लिए किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाए कि मतलब वो अपना काम जो है वो सुकून से कर सकें। ज़ाहिर बात है जब बच्चा उनका एक ऐसी जगह पर रहेगा कि जहाँ वो थोड़ा कंफर्टेबल माहौल में होगा तो वो अपना काम ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकेंगी। तो ये सोचकर मैंने फर्स्ट उसमें तकरीबन 8 साल पहले ये डे केयर सेंटर शुरू किया। बेसिकली हम लोगों का जो कैरेक्टर है यहाँ पर ना, वो एक माँ का है। बच्चे जब यहाँ पर फर्स्ट वीक जो बच्चों का होता है, जाहिर बात है माँ से दूर होकर यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा डिप्रेस होते हैं बच्चे। शुरू में ये होता है कि रोते भी हैं थोड़ा, तो उनको थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ती है। जब तक बीइंग अ मदर हम उस तरह काम नहीं करते तो एक बच्चा आपसे अटैच हो ही नहीं सकता। शुरू में जब वो बच्चे आते हैं ना,
थोड़ा एग्जॉस्ट हुए हुए होते हैं, जाहिर बात है माँ से अलग हुए हुए होते हैं, तो वो थोड़ा इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि काफ़ी जो है वो रोना और ज़िद और इस तरह से मतलब एग्रेशन में होते हैं थोड़ा। तो उनको ये तो नहीं समझ में आ रहा होता है कि माँ क्यों अलग हुई है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव उस पर जाते हैं कि मतलब इस तरह से तंग करना और थोड़ा। लेकिन धीरे धीरे ये होता है कि हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ करती है। तो हफ्ते से तकरीबन 10 to 12 डेज़ जो है वो, उसके बाद वो बच्चे यहाँ पर सेट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे की आप उस वक्त सेटिस्फैक्शन का अंदाज़ा आप उससे कर सकते हो कि जब वो गेट से एंटर होते हैं तो उसके बाद वो एंटर होने के बाद अपनी मदर को वो खुदा हाफिज़ कहते हैं और खुशी से कहते हैं और वो अंदर आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डे केयर का अगर उनका एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है तो वो लाजमी तौर पे वो खुशी से ही आएंगे, वरना तो फिर आप किसी को, बच्चे को तो ख़ास तौर पे आप बाई फोर्स कोई काम नहीं करा सकते। बेसिक जो चीज़ है वो ये होती है कि बच्चे को आप जो आप कंफर्ट्स दे रहे हैं, जो आप उसको जितनी चीज़ें भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ये महसूस होना चाहिए कि वो एक घर में है। क्योंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और एक डे केयर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसमें आप वेरी फर्स्ट डे से आप डिसिप्लिन पर आते हैं, लेकिन डे केयर में जो होता है ना कंफर्ट जोन ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोगों का एक सेटअप इस तरह का है कि हम लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे को थोड़ा प्रिपेयर करते हैं आगे जाने के लिए, और दूसरा ये है कि थोड़ा उसके डिसिप्लिन लाइफ के लिए भी उसको प्रिपेयर करते हैं। डे केयर की अहमियत पर ज़रा बात हो रही है और आज हम आपको बहुत से लोगों से मिलवा भी रहे हैं और मजीद भी जो है कुछ लोग हैं जिनसे आगे चलकर आपको मिलवाएंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जनाब बात हो रही है आज डे केयर्स और मॉन्टेसरीज के हवाले से। मॉन्टेसरीज में बच्चों की तरबियत और उनकी जहनी नशोनुमा में सबसे अहम किरदार एक केयर टेकर का होता है और इसलिए केयर टेकर टीचर की प्रॉपर ट्रेनिंग होना भी बहुत जरूरी है। एक मासूम जहन में उठने वाले सवालात और इनके तसल्ली बख्श जवाब नन्हे जहनों की बेहतर नशोनुमा में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। डे केयर सेंटर की एक केयर टेकर से मालूम करते हैं कि इन्हें इस जॉब में कैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को कन्विंस करें कि हमारे साथ रहें, और फिर ज़्यादातर हमारे ये टॉयज़ होते हैं, हम बच्चों के साथ टॉयज़ लेके बैठ जाते हैं, हम खुद खेलते हैं उनके साथ। कलरिंग्स वगैरह होती हैं, पोएम्स होती हैं। पोएम ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं पोएम से अट्रैक्टिव होते हैं। जाहिर सी बात है टीचर्स एक्शन कर रही होती है तो उनको समथिंग कुछ नया लग रहा होता है कि हाँ टीचर कुछ कर रही है तो है। इवन हमारे स्कूल में मटेरियल रखा हुआ है छोटे बच्चों के लिए, मटेरियल जो मॉन्टेसरी मटेरियल होता है हम वो मटेरियल करवाते हैं बच्चों को। मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करवा सकते हैं। स्टेयरिंग बीन्स होती हैं, टैबलेट्स होते हैं, हर तरह का मटेरियल होता है जो हम करवाते हैं बच्चों को। 2 साल हो गए मुझे यहाँ जॉब करते हुए। यहाँ बहुत यानी कि बच्चे बहुत नॉटी हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फर्स्ट टाइम जो बच्चा आता है हमारे पास उनको ज़्यादा संभालना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि उनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो सिर्फ वो रोना रोना रोना, वो सिर्फ रोते ही रहते हैं, उनको संभालना हमारा काम होता है। बच्चे ज़्यादा चीज़ों में अट्रैक्टिव होते हैं, कोई समथिंग कुछ नया है तो हम चीज़ें दे रहे होते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। 1 ईयर्स का बच्चा है, स्टार्टिंग उनकी सीखने की यही होती है, 1 ईयर से स्टार्टिंग होती है कि बच्चे पानी मांग रहे हैं, उनको पानी पी रहे हैं तो अगर वो खड़े होके पी रहे हैं तो हम उनको बोलते हैं कि बैठ के पिएं। और उनकी अलग से डाइनिंग टेबल्स वगैरह होती है, टाइम्स के हिसाब से जो हमारा लंच चलता है कि इस टाइम पे लंच करना है। इवन बच्चों को लंच करना भी सिखाते हैं कि इस तरह लंच करें, नीचे नहीं डालें, अगर आप रैपर खोल रहे हैं ओपन कर रहे हैं तो डस्टबिन में डालें खा के। चलें जी, अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की। और झटपट खाना बनाना है और वो भी मज़ेदार, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगी रैपिड रेसिपी।
जनाब कितना यमी ये लग रहा था अनम, इतने मज़े से जो है रेसिपी वो बना रही थी और इतने ज़बरदस्त तरीके से वो उसको बना के उसके ऊपर बाउंटीज डाल रही थी और कितनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन और खाने में कितना मज़ेदार और होगा। मजे की बस हम लोग चीज ये खाएंगे। थी कि इट वाज इजी टू कुक। हाँ, अम्मी याद आ रही थी, मेरी अम्मी भी बिल्कुल ऐसी मुझे बना के देती। अच्छा चलें जी, अच्छी बात है। अभी और घर आप लोग आऊंगी भी तो please ट्राई आप बनाना। कीजिएगा और बताइएगा अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी या नहीं। चलिए जनाब, अब मिलते हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे से। हमारे साथ आज मौजूद हैं अहमद तारिक, जो कि वायर आर्ट करते हैं। उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अमर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अमर, जब आप स्टूडियोज में आए थे तब से लेके अभी तक भी हम आपके टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, अनबिलीवेबल, No doubt. कि एक चीज़ जो कि लोगों को लगता है यार फारिग है, बेकार है, कोई वायर है, आप फेंक देते हैं, उसका भी आपने एक आर्ट बनाया और इतना खूबसूरत। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया और फिर इसको आपने कंपाइल कैसे किया, इसको कंपोज कैसे किया? बेसिकली अगर स्टार्ट किया जाए तो मैं घर में अगर कोई भी फालतू चीज़ पड़ी भी होती है जो कि किसी के यूज़ में नहीं होती, मेरी नज़र उस पर होती है, जो अब मैं उसको देखते रहता हूँ 2 से 3 घंटे में मुझे कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है कि मैं उसको अपनी इमेज जो माइंड में मेरे बन गई है मैं उससे रिलेट करता हूँ और फिर सोचता हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। इसी तरह अभी घर में कुछ अरसे पहले एक कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, तो मुझे शटरिंग वायर काफ़ी यूजेज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मुझे घर में दिख रहा था, तो फिर मेरे एकदम से ध्यान में आया कि नहीं, मुझे कुछ इससे बनाना चाहिए। अब ये जो मैंने आर्टवर्क्स बनाए हैं वायर से, इसकी खासियत ये है कि कम्प्लीटली हैंडमेड आर्टवर्क्स हैं और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर जो स्कल्पचर का मेन होता है आर्मेचर, वो तक नहीं है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी वायर शुरू होती है तो एंड तक वायर ब्रेक नहीं होती, कटती नहीं है। जबरदस्त। 1 पीस आर्टवर्क है ये। अच्छा अहमद, ये बताइए, पहले तो अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे भी कि बहुत खूबसूरती से, बड़ी निफासत के साथ आपने यहाँ पे आपने जी। हॉर्स बनाया है, फिर वो बुल बनाई है, फिर उसके साथ वो क्या कहते हैं दरवेश, उसको, सूफी दरवेश। सूफी दरवेश बनाया है, जिसको हम अगर इस वक्त डांस भी कर रहे हैं ये तो अपने बहुत ही वक्त में है। खूबसूरत और बड़ी निफासत के बल्कि साथ हमारे बनाया प्रोड्यूसर को आपने। तो बहुत ज्यादा पसंद आया और वो तो बहुत दरिया दिल किस्म के इंसान है। अगर वो इस तरह का कोई भी आर्ट बना हुआ देखें तो मतलब हुमैर तो कह रहे थे कि मैं तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए जो है वो तैयार और हूं। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि इस तरह का Really टैलेंट likes. पाकिस्तान में है। तो ये बताइएगा कि आपने इन तमाम चीज़ों की कोई एग्जीबिशन भी की है और रिस्पांस कैसा था? जी, रिस्पांस है हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह, इतना रिस्पांस इसका मुझे मिला है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं पिछले 3 साल से एग्जीबिशन कर रहा हूँ डिफरेंट जगह पे, तो उसमें मैंने 3 एग्जीबिशन जो मैंने की हैं टैलेंट एक्सपो के नाम से, वो एक्सपो सेंटर में, वहाँ फर्स्ट पोजीशन मुझे वाह। मिली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे जो सपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट जो हैं जिनका बहुत नाम है, वो उनकी सपोर्ट मेरी ऐसी है जैसे मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे अच्छा। इतना सपोर्ट करते हैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जो बहुत नाम कमा चुके हैं। अगर जब वो मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा बहुत हौसला बढ़ता है कि नहीं, पाकिस्तान में टैलेंट भी है और टैलेंट को कदर करने वाले भी हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को अपना टैलेंट दे के आज न्यूज़ नहीं, में से definitely, एक हाँ। प्लेटफॉर्म है जी, जिसे आज आपने यहाँ न्यूज़ पर में आज जो बुलाया है मुझे और बुलाया support है की है और वो टैलेंट को मंजर आम पर लेकर आते हैं कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। अच्छा अहमद, आप बात कर रहे थे कि आप ऐसे ही घर में बैठे हुए थे और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी आपके घर में, तो जहन में ख्याल आया कि यार ये कर लेना चाहिए। ये वायर्स के साथ में आप सिर्फ प्ले करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर में कुछ भी फजूल चीज़ पड़ी है तो आई कैन मेक इट समथिंग? जी बिल्कुल। अभी मैं एक थीम के हिसाब से वायर लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल है आर्ट का कि मैं वो सब डिस्प्ले नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे कम से कम 2 दिन चाहिए कि मैं वो डिस्प्ले करूँ। मेरे पास अच्छा। कमरा अपना पूरा भरा हुआ है जो अच्छा। मैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में करता हूँ। अभी मेरी रिसेंटली जो एग्जीबिशन हुई है वो आर्ट काउंसिल में हुई है, कराची आर्ट काउंसिल में, तो उसमें मैंने अपना ये स्कल्पचर दोनों ये रखे थे। तो उसमें पाकिस्तान के बहुत आर्टिस्ट जितने थे वो सब आए, उन्होंने सपोर्ट दी। तो मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है सबने बताया कि तुम्हारा वायर आर्ट पे कंट्रोल है, तुम इसको प्रोफेशनल लेके जा सकते ठीक हो। है। अहमद जैसे लोग, इतने टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं और हमारा ये जो सेगमेंट होता है तारे ज़मीन पे, इस पे हम ऐसे ऐसे टैलेंट को लेकर आते हैं ना कि हमसे लोग पूछ रहे होते हैं, इवन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जी हमें भी ये टैलेंट है, हाँ। प्लीज हमें अभी तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो आप भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो बिल्कुल जनाब, अपनी अगर डिटेल्स आपके पास हैं, आप में भी कोई खास टैलेंट है, तो जरूर हमें आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी कहानी बता सकते हैं, अपना टैलेंट बता सकते हैं। मगर जाने से पहले हम कुछ यादें भी शेयर करेंगे। जी हाँ, आपको बताएंगे कि क्लासिकी मौसीकी की एक और आवाज़ उस्ताद फ़तेह अली खान को खिराज तहसीन इस वक्त हम पेश करेंगे, जो अलालत के बायस इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए हैं। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।